अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी दरख्शां पार्ट 1। बहरी उकाब समुंदर की बिफरी मौजों का सीना चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। मैं अरशे पर खड़ा रेलिंग पर मजबूती से दोनों हाथ जमाए समुंदर की मौजों का जायजा ले रहा था। सिर्फ एक रोज़ पहले ही जहाज़ के बूढ़े और तजुर्बाकार कप्तान एस्टले ने मुझे बावर कराने की कोशिश की थी कि हम अनकरीब बहरुल काहिल के बदतरीन तूफान से दो चार होने वाले हैं। एस्ट्रे का ताल्लुक पुर्तगाल के एक ईसाई खानदान से था। बहरी उकाब पर वह तकरीबन 18 साल से कप्तान था। इस जहाज़ पर उसने दुनिया के बेशतर ममालिक और दूर दराज का सफ़र बार बार किया था। उम्र के साथ साथ उसका तजुर्बा भी वसी और गहरा हो गया था। जहाज़ के नाम से उसकी शख्सियत भी बड़ी हद तक मुनासबत रखती थी। उसकी आंखें हर वक्त किसी ऐसे उकाबी की मानिंद चमकती रहती थीं जो अपने दुश्मन पर झपटने के लिए बेकरार रहते हैं। बज़ाहिर वो एक सीधा सादा और कम सुखन शख्स वाक़ई हुआ था, लेकिन उसकी शख्सियत की गहराई और उसके तजुर्बे का अंदाज़ा उसके चेहरे और पेशानी पर नजर आने वाली शिकनों से बखूबी लगाया जा सकता था। उसकी रंगत जले हुए तांबे की तरह और बाल भूरे थे। उम्र की 50 से ज़ायद मंजिलें तय कर लेने के बावजूद उसके कवा बेहद मजबूत थे। वो हर वक्त मुस्ताद और चाको चौबंद रहने का आदी था। इस वक्त भी जब मैं रेलिंग से लगा खड़ा लापरवाह नज़रों से मौजों के तलातुम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, एस्ट्रेले अपने मखसूस अंदाज में दूरबीन नज़रों से लगाए किसी आने वाले खतरे को महसूस करने में मुनहमिक था। मैं कुछ देर तक अरशे पर तन्हा खड़ा रहा। मेरा वफादार कुत्ता टॉमी मेरे करीब ही मौजूद था। उसकी हिलती हुई धूम एक बार मेरे पाँव से टकराई तो मैं ना जाने क्यों सारी जान से लरज़ उठा। मेरी महवियत टूट गई। मैंने नज़रें नीची करके टॉमी को देखा, जो मेरे अचानक चौंकने से एक लम्हे को खुद भी गड़बड़ा गया था। फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी ज़ुबान बाहर निकाल ली। मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगा जिसमें शर्मिंदगी का इजहार कूट कूट कर भरा था। मुझे टॉमी पर बेख्तियार प्यार आ गया। मैंने कदरे झुककर उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने अकीदत से मेरे कदमों पर अपनी थोथनी मसलनी शुरू कर दी। मैं यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि टॉमी को इस बहरी सफ़र में अपने साथ लेने में मेरे इरादे को कोई दखल नहीं था। ये बात भी दुरुस्त है कि टॉमी मुझे अपनी मौजूदा तन्हा और अलमनाक ज़िंदगी में बहुत अजीज़ था, लेकिन मैंने अपने मुलाजिम को टॉमी के सिलसिले में सख्ती से ताकीद की थी कि मेरी गैर मौजूदगी में टॉमी का खास ख्याल रखा जाए और उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो। फिर जब मुलाजिम टॉमी को मेरे सामने से हटाकर दूसरे कमरे में ले गया तो मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता अपनी शानदार हवेली से बाहर आ गया, जहाँ मेरे साथी कार में मेरे मुंतजिर थे। ड्राइवर ने मुझे आता देखकर बड़ी मुस्तादी से आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला। मैं अभी कार के करीब ही पहुंचा था कि पुश्ते से मुलाजिम के चीखने की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। फिर मैंने टॉमी को देखा, जो जस्त भरता मेरे करीब आकर मेरे कदमों में यूं लौटने लगा जैसे वो किसी कीमत पर मेरा साथ छोड़ने को आमादा नहीं है। मुझे इस बेजुबान मगर वफादार जानवर पर तरस आ गया और यूं टॉमी भी मेरा हमसफ़र बन गया। अरशे पर इस वक्त मेरे और टॉमी के सिवा कोई तीसरा फर्द मौजूद नहीं था। मैंने नज़रें उठाकर आसमान की तरफ देखा, जहाँ गहरे उदे रंग के बादल किसी लम्हे भी पूरी घन गरज के साथ बरस पड़ने के लिए पर तोल रहे थे। हवा भी बतदरीज तेज़ हो रही थी। मैंने एक सरसरी निगाह बूढ़े एस्ट्रेले पर डाली, जो कंट्रोल रूम के शीशे से टिका हुआ अपना बल खाया हुआ बेहंगम पाइप सुलगाने में महव था। मैंने टॉमी की जंजीर रेलिंग से निकालकर अपने हाथ में ली। फिर कदम उठाता अपने कैबिन की सिमत जा रहा था कि एक मोड़ पर अचानक जहाज़ का नायब कप्तान जैक्सन, जो डेनमार्क का रहने वाला था, सामने आ गया। हस्बे मामूल इस वक्त भी उसने मेरे बजाय पहले टॉमी पर एक गहरी निगाह डाली। फिर उसके होंठों पर एक पुरस्कार तबस्सुम उभर आया। जैक्सन की इस मखसूस आदत को मैं बहरी सफ़र के आगाज़ ही से मुतअद्दिद बार नोट कर चुका था। जाने क्यों वो टॉमी को देखते ही किसी गहरी सोच में गर्क हो जाता। फिर उसके होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट उभर आती। पहले मेरा ख्याल था कि शायद जैक्सन को कुत्ते पालने का शौक़ रहा होगा, लेकिन बहरी मुलाजमत में वो इस शौक़ की तकमील करने से माजूर था। मगर एक रोज़ जब मैंने यूं ही जहाज़ के कप्तान एस्ट्रेले से इस अमर का तज़किरा किया तो बूढ़े कप्तान की कुशादा पेशानी पर नागवार तासुरात के इजहार के तौर पर बेशुमार आड़ी तिरछी लकीरें उभर आईं। चंद सानिये तक वो अपनी तजुर्बाकार निगाहों से मुझे घूरता रहा। फिर होंठ चबाते हुए कदरे मध्यम आवाज़ में बोला, हो सकता है जैक्सन को टॉमी के जिस्म के अंदर भी कोई पुरस्कार रूह भटकती हुई नजर आ रही हो। क्या मतलब? एस्ट्रेले की जुबान से किसी भटकती हुई पुरस्कार रूह का जिक्र सुनकर मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज़ हो गईं। मैंने इस बूढ़े को दसदीदा नज़रों से देखा। एक लम्हे को मेरे दिल में यही ख्याल उभरा कि शायद एस्ट्रेले को किसी तरह मेरे सफ़र की गर्ज़ो कायद का इल्म हो गया है। मुमकिन है मेरे दोस्त सर्जन कैलाश ने एस्ट्रेले को उन दूर दराज जजीरों के बारे में कुरीदने की कोशिश की हो
जो अपने तारीखी पस मंज़र के एतबार से पुरस्कार मशहूर थे और जहां हम जाने का इरादा भी रखते थे। हो सकता था कि बूढ़े कप्तान ने, जो बहरी सफ़र का तवील तजुर्बा रखता था, महज कैलाश की ज़ुबानी उन जजीरों का नाम सुनकर हमारे सफ़र के बारे में कुछ नताइज अखज़ कर लियों और पुरस्कार रूहों का जिक्र सिर्फ एक इत्तफाक या मुताबकत हो, जिसने मुझे वक्ती तौर पर चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैं बदस्तूर एस्टले को वजाहत तलब नज़रों से घूरता रहा। अचानक मेरे जहन में अपने दूसरे दोस्त जेकब का ख्याल बड़ी तेज़ी से आया। जेकब एक एंग्लो इंडियन पादरी का लड़का था। बाप के इंतकाल के बाद हालात ने उसे फादर जेकब बना दिया था। रंग और शक्ल सूरत के एतबार से वो एंग्लो इंडियन की बजाय अंग्रेज़ लगता था। गोरा चिट्टा, दराज कद और गठे हुए जिस्म का मालिक, लेकिन बकौल सर्जन कैलाश के उसके पास सिवाय अकल के और किसी चीज़ की कमी ना थी। और इस कमी को पूरा करने की सिर्फ एक सूरत थी, जेकब की भुस भरी खोपड़ी का ऑपरेशन करके उसमें थोड़ा सा भेजा रख दिया जाता। बहरहाल हम तीनों ही बहुत गहरे दोस्त थे और इसलिए मैंने इसरार करके कैलाश और जेकब दोनों को अपना शरीके सफ़र बना लिया था। अजब नहीं था कि जेकब ने अपनी मासूम हमाकत का सबूत देते हुए कप्तान एस्टले को मेरे सफ़र की पुरस्कार नौयत से आगाह कर दिया हो, और वह बूढ़ा पुर्तगाली इस वक्त भटकती हुई रूहों का तज़करा छेड़कर मेरा भेद लेने की कोशिश कर रहा हो। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कदरे दुरुस्त लहजे में अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, भला टॉमी की ज़ात का किसी भटकती हुई रूह से क्या ताल्लुक हो सकता है? टॉमी का ना सही, लेकिन जैक्सन का भटकती हुई रूहों से बहरहाल बहुत गहरा ताल्लुक है। एस्टले ने लापरवाही से जवाब दिया। उसका दावा है कि वह रूहों को बुलाने का अमल जानता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने बूढ़े को कुरीदते हुए सवाल किया। क्या तुम जैक्सन के दावे की तस्दीक नहीं करोगे? मुझे गलत समझने की कोशिश मत करो मेरे अजीज़, एस्टले ने खुश्क लहजे में कहा। जैक्सन मेरा हम पेशा है। गुज़िश्ता 18 साल से वो भी इसी जहाज़ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारे दरमियान आज तक कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, लेकिन क्या? मैंने एस्टले के अचानक खामोश हो जाने पर बेचैनी से दरियाफ्त किया। ज़ाती तौर पर मैं इन फजूल बातों का कायल नहीं हूँ, एस्टले ने टालते हुए जवाब दिया। मैंने आज तक कभी जैक्सन को रूहों को बुलाने का अमल करते नहीं देखा। अलबत्ता इस जहाज़ पर सफ़र करने वाले अक्सर शौकीन सियाहों ने जैक्सन के दावे की तस्दीक की है। जैक्सन की शख्सियत के बारे में तुम्हारी ज़ाती राय क्या है? मैंने बात को ज़रा आगे बढ़ाने की कोशिश की। निहायत दिलेर और तजुर्बाकार शख्स है। मेरे साथ उसका तर्ज अमल हमेशा दोस्ताना रहा। आज तक उसने कभी बहैसियत कप्तान के मुझे अपने किसी अमल से शिकायत का मौका नहीं दिया। खतरों के वक्त वो हमेशा पेश रहने की कोशिश करता है। मौत बरहक है, शायद इसीलिए जैक्सन कभी हरासा नजर नहीं आता। मुझे उसकी आदत बेहद पसंद है। क्या वो शादीशुदा है? मैंने यूं ही दरियाफ्त किया। 12 साल पुरानी बात है, एस्टले ने जंग आलूद पीतल की सलाई से पाइप की राख को कुरीदते हुए एक सर्द आह भरकर जवाब दिया। जैक्सन ने जजीरा हवाई की एक नौखेज और अल्लड़ सी हसीना से अपनी पसंद की शादी की थी। उस वक्त वो बेइंतहा खुश था, लेकिन उसकी यह खुशी बहुत आर्जी और नापायदार साबित हुई। शादी के सिर्फ 2 रोज़ बाद हवाई से जजीरा सोलोमन के सफ़र के दौरान उसकी बीवी हमेशा के लिए उससे रूठ गई। उसकी मौत इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का थी कि जहाज़ के अमले के तमाम अफराद हैरान रह गए। उस रोज़ मैंने पहली और आखिरी बार जैक्सन को किसी मासूम बच्चे की मानंद फूट फूट कर और बिलक बिलक कर रोते देखा था। फिर उसने खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को समुंदर की बेताब लहरों के हवाले कर दिया। और क्या? मैंने तजस्सुस भरी आवाज़ में पूछा। उस दिन के बाद से जैक्सन ने रूहों को बुलाने का अमल सीखना शुरू किया, एस्टले ने पाइप की सर्द राख को नीचे गिराते हुए कहा। शुरू में मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसका शौक दीवानगी की हद तक पहुंच गया तो मैंने अपनी जुबान बंद कर ली। यूं भी हम अपनी अपनी मर्जी के मुख्तार हैं। बिला वजह एक दूसरे के मामलात में टांग फंसाना अक्सर दुश्वारियों और हादसात का पेशखैमा भी साबित होता है। 1.5-2 साल तक जैक्सन पर हर वक्त रूहों को बुलाने का अमल सीखने का भूत सवार रहा। फिर वो नॉर्मल नजर आने लगा। शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। एक बार उसने मुझसे कहा भी था कि अब वो चाहता है अपनी रूठी हुई मोहब्बत को दोबारा गैर मादी सूरत में हासिल कर लेता है और पहरों से बातें करता रहता है। मैंने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ज़ेरे लब मुस्कुरा कर चुप हो गया। जैक्सन को गालबन मेरी खामोशी गरां गुजरी थी। शायद इसलिए उसने दोबारा कभी इस मसले पर मुझसे गुफ्तगू नहीं की। मैं एस्टले से कुछ और मालूम करना चाहता था, लेकिन अमले के एक कारिंदे ने आकर उसे इंजन रूम की बाबत कुछ बताया तो वो मुझसे माजरत तलब करता हुआ निहायत बर्क रफ्तारी से इंजन रूम की जानिब चला गया। बात आई गई हो गई। इसके बाद कुछ तो सफ़र के सिलसिले में और कुछ अपने दोस्तों के साथ इतना मसरूफ़ रहा कि जैक्सन की ज़ात में मज़ीद दिलचस्पी ना ले सका। लेकिन उस वक्त अचानक मुठभेड़ हुई और टॉमी को देखकर उसके होंठों पर फिर वही पुरस्कार तबस्सुम उभरा तो मैं जब्त न कर सका और ख़ुद उसके करीब रुकते हुए बोला, मेरे दोस्त,
अगर तुमको मेरा टॉमी पसंद आ गया है तो मैं बखुशी उसे तुम्हारी नज़र कर सकता हूँ। शुक्रिया मोहतरम, उसने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब दिया। आपका टॉमी यकीनन बहुत खूबसूरत है, तुम चाहो तो इसे ले सकते हो। मैंने दोस्ताना अंदाज में उसे दोबारा पेशकश की तो वो मुस्कुराया। मुझे पालतू जानवरों का कभी इस हद तक शौक नहीं रहा कि उन्हें गले का हार बना लूं। जैक्सन ने कहा, फिर टॉमी को बगौर देखने लगा। क्या तुम्हें मेरे टॉमी में कोई खास बात नजर आ रही है? मैंने उसकी महवियत को महसूस करते हुए पूछा। जी हाँ, वो गहरी संजीदगी से बोला, फिर लापरवाही से बोला, आप मुमकिन है मेरी बात को मजाक समझें, लेकिन मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि मौजूदा सफ़र में टॉमी आपके और आपके साथियों के लिए बेहद अहम साबित होगा। हो सकता है किसी खास मौके पर टॉमी आप तीनों के लिए निजात दहिंदा बन जाए। बहुत खूब, मैंने दिलचस्पी लेते हुए बेतकल्लुफ़ी से कहा। क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें मुस्तकबिल में झांकने का शौक भी है? नजूम और पामिस्ट्री से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं मेरे मोहतरम, वरना मगरिब में ऐसे अफराद की कमी नहीं जो छोटे मोटे शोबनों पर भी ईमान ले आते हैं और बाजीगरों को मुंह मांगी रकम देने पर आमादा हो जाते हैं। जैक्सन ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, फिर मोहतात होकर बोला, मैंने यूं ही तफरी तबाह के लिए रूहों को बुलाने के 2-3 गुर सीख रखे हैं। ओह, मैं इस तरह चौंका जैसे उसकी ये सिफ्त पहली बार मेरे इल्म में आई हो। फिर तुम मेरे लिए बेहद कारआमद आदमी साबित हो सकते हो। मसलन तुम किसी रूह को तलब करके ये भी पूछ सकते हो कि हमारा ये सफ़र कामयाब होगा या नहीं, और ये कि हमने जिस मकसद के लिए ये सफ़र इख्तियार किया उसमें हमें किस हद तक कामयाबी होगी। क्यों नहीं, वो बड़े पुरएतमाद लहजे में बोला। रूहों को आने वाले हालात का बखूबी इल्म होता है, लेकिन सयाह इस किस्म की बातों पर यकीन नहीं रखते। वो इसे महज वक्त गुजारी का मशगला समझते हैं। क्या तुम हमारे लिए भी इस फ़न का मुजाहरा कर सकते हो? क्यों नहीं, बशर्ते कि आप इसे पसंद करें। टॉमी के सिलसिले में तुम्हें रूह ने क्या इतला दी है? मैंने जैक्सन को ज़रा छेड़ने की खातिर जहरखुंद लहजे में पूछा। एक लम्हे को जैक्सन के चेहरे के तासुरात में खिंचाव पैदा हो गया। उसे मेरी बात ग्रां गुजरी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो अपने होंठों पर तबस्सुम फेरते हुए निहायत खुंदा पेशानी से बोला, मेरे मोहतरम, गैब का इल्म खुदा के सिवा किसी और को नहीं हो सकता, मगर क्यास करने पर कोई पाबंदी भी नहीं। इल्म क्याफा के बारे में भी मैंने पढ़े लिखे लोगों से बहुत कुछ सुन रखा है। काले जादू के बारे में तो मैंने बेशुमार लोगों को कसम खाते सुना है, मगर बात अपने अपने अकीदे की है। मैं आवागोन के मसले को नहीं मानता, लेकिन हिंदू धर्म के बड़े बड़े पंडित पुजारी इस पर एतकाद रखते हैं। मैं अकीदों और एतकाद की बात में नहीं उलझना चाहता मेरे दोस्त। मैंने जैक्सन के लहजे की काट को महसूस करते हुए दोस्ताना लहजे में कहा, अलबत्ता टॉमी, मैं तुम्हारी बढ़ती हुई दिलचस्पी का सबब ज़रूर पूछना चाहता हूँ। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ मेरे मोहतरम, टॉमी आपके लिए किसी मौका पर ऐसी ढाल साबित होगा जो मौत और ज़िंदगी के भयानक खेल में बड़ा अहम और नुमाया किरदार अदा करती है। गोया तुम ये कहना चाहते हो कि टॉमी हमें किसी वक्त मौत के मुंह से निकाल लेगा? मैंने संजीदगी से पूछा। मैं फिर किसी वक्त तफसील से इस मसले पर आपसे गुफ्तगू करूंगा, बशर्ते कि आप पसंद करें, जैक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त मैं फौरी तौर पर कप्तान एस्टले से मिलकर उसे ये बताने जा रहा हूँ कि आज की रात बहरी उकाब और उसके मुसाफिरों के लिए भारी है। एस्टले मुझे पहले ही बता चुका था कि हम अनकरीब बहरे शुमाली के खतरनाक साइक्लोन से भी दो चार हो सकती हैं। मैंने लापरवाही से जवाब दिया। जैक्सन ने मुझे देखने के बजाय एक बार फिर टॉमी को दिलचस्प नज़रों से देखा, फिर मुस्कुराता हुआ कंट्रोल रूम की सिमत चला गया। गालिबन उसने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी थी, या फिर दीदा व दानिस्ता उसने मेरी ज़ात से ज़्यादा टॉमी के वजूद को अहमियत देने की कोशिश की थी। मैं चंद सानी अपनी जगह खामोश खड़ा रहा, फिर कदम उठाता हुआ अपने कैबिन में आ गया। इस वक्त शाम के 5 का अमल रहा होगा। बहरी उकाब डेनमार्क के एक बिगड़े दिल रईसजादे का इंतहाई खूबसूरत जहाज़ था, जिसे उसने अपने ज़ाती और ख़ास इस्तेमाल के लिए तैयार कराया था। लेकिन जब उसका दिल उकता गया तो उसने अपने लिए दूसरा जहाज़ बनवा लिया और बहरी उकाब को किराए पर चलाना शुरू कर दिया। इसमें अमले के रिहायशी कमरों के अलावा कुछ पुरताइश कैबिन, एक कॉमन रूम और अलहदा ड्राइंग और डाइनिंग रूम भी मौजूद थे। 2 मुख्तसर कैबिन भी थे जो गालिबन मखसूस मुलाजमों के लिए बनवाए गए थे। गर्ज ये कि बहरी उकाब सियाहों के लिए हमेशा तवज्जो का मरकज़ बना रहता था। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती ही कहूँगा कि मैंने जिस खतरनाक सफ़र का इरादा किया था उसके लिए मुझे बहरी उकाब बासानी मिल गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरे बेहतरीन और अजीज़ तरीन दोस्त कैलाश और जैकब भी खिलाफ तवक्को इस सफ़र पर मेरे साथ शरीक होने पर आमादा हो गए थे। शायद इसलिए कि उन्हें सफ़र के दौरान पेश आने वाले उन संगीन और हौलनाक वाक़यात का वहम गुमान भी नहीं था जिसका जिक्र मैं आगे करूँगा। हमारे इस बहरी सफ़र का आगाज़ सीलोन से हुआ था। रवानगी से कबल मैंने सफ़र के दौरान इस्तेमाल होने वाला तमाम सामान वाफिर मिकदार में ख़रीद लिया था। कैलाश ने दवाओं के अलावा अपना सर्जरी का सामान भी साथ ले लिया था। जैकब ने अपनी मजहबी किताबें ख़ास तौर पर अपने हमरा रखी थीं। इसके अलावा बहरुल काहिल के अनदेखे जज़ायर में बोली जाने वाली मुख्तलिफ ज़ुबानों की किताबें भी जैकब ही के इसरार पर ख़रीदी गई थीं।
जेकब का ख्याल था कि जुबान का मसला हल हो जाने के बाद वो इन जज़ायर में जहां अभी तक मजहब की किरण नहीं पहुंची थी और लोग मजहब से दूर भागते थे, अपनी शख्सियत से उन्हें मरूब व मशहूर करके बासानी अपने रंग में ढाल सकेगा। हरचंद की मैं ऐसी किताबों को खरीदने के हक में नहीं था, लेकिन कैलाश की सिफारिश पर मैंने जेकब की बात मान ली थी। इन किताबों की अहमियत का अंदाज़ा मुझे बाद में हुआ। बहरहाल हमारे सफ़र का आगाज़ इंतहाई खुशगवार हालात और मौसम में हुआ। सिलोन और फिर फ्रेमिंटिल से होते हुए मेलबॉर्न तक का सफ़र निहायत फ़रत अंगेज़ था। मेलबॉर्न की बंदरगाह से हमने ईंधन के सामान के अलावा दीगर कुछ ज़रूरी अशिया भी खरीद ली। मेलबॉर्न से कप्तान एस्टले की सिफारिश पर एक सियामी जोड़ा भी हमारा शरीक सफ़र बन गया। इस जोड़े को ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने अपनी हदूद से निकल जाने का हुक्म सादिर कर दिया। कप्तान एस्टले को सियामी औरत की आहगुजारी पर रहम आ गया। चुनाचे हमने उन मियाँ बीवी को मुलाजमों की फहरिस्त में शामिल करके अपने साथ ले लिया और वो छोटा कैबन उनके तसर्रुफ में दे दिया जो ख़ास मुलाजमों के लिए वक्फ था। जेकब ने दबी जुबान में सियामी जोड़े को साथ लेने की मुखालफत की थी, लेकिन कैलाश ने इंसानियत के नाम पर उसे चुप रहने की ताकीद की तो वो खामोश हो गया। मेलबॉर्न से सिडनी के सफ़र के दौरान कोई ऐसा काबिल जिक्र वाक़या पेश नहीं आया जिसका तज़करा ज़रूरी हो। सिडनी से हमारा जहाज़ सूवा की तरफ रवाना हुआ जो सिडनी से 1700 मील के फासले पर था। खुशगवार मौसम सिडनी तक हमारे साथ रहा, लेकिन सिडनी की बंदरगाह से रवाना होते ही बूढ़े पुर्तगाली कप्तान ने हमें खतरनाक तूफानों से मुकाबले के लिए तैयार रहने की ताकीद कर दी थी। कैलाश मुहिमजू तबीयत का मालिक था, उस पर तूफान के जिक्र का कोई असर न हुआ, लेकिन जेकब की हालत तूफान आने से पेशतर ही गैर होने लगी। वह हर वक्त होंठों के दरमियान कुछ बोलता रहता और बार बार यूं आसमान की जानिब नजरें उठाता था जैसे खुदावंद से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग रहा हो। रात के खाने के बाद हम ड्राइंग रूम में जमा हुए तो उस वक्त भी जेकब का चेहरा जर्द ही था और होंठों की जुम्बिश बदस्तूर आहिस्ता आहिस्ता जारी थी। बाहर बारिश का जोर शुरू हो चुका था, लेकिन बारिश की वजह से हवा की शिद्दत में कमी आ गई थी और मेरा ख्याल था कि समुद्री सफ़र में तेज़ बारिशें इतनी ख़तरनाक नहीं होती जितनी तेज़ हमारी जहमत का बायस बन जाती हैं। मैंने कुर्सी पर आराम से बैठते हुए एक नज़र अपनी दस्ती घड़ी पर डाली। इस वक्त रात के 9:15 का अमल था। खाने के बाद आखिरी बार जब मैं अरशे की तरफ गया था तो मूसलाधार बारिशों का तांता लगा हुआ था। कप्तान एस्टरे ने बहरे शुमाली में आने वाले साइक्लोन की तबाहकारियों के इम्कानात के पेश नज़र हमें मोहतात रहकर हालात से मुकाबले का मशवरा दिया था, लेकिन जैक्सन ने बड़े वाज़े तौर पर कहा था कि आज की रात बहरी उकाब और उसके मुसाफिरों पर भारी है। हरचंद के एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं कच्चे अकीदों का कायल नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे जैक्सन की पेशगोई में वज़न महसूस हुआ। इसी वजह से मैं खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में आ गया। इस तरह जेकब की परेशानी भी कुछ कम हो गई थी, लेकिन चेहरे की जर्दी अभी तक बरकरार थी। मैंने कुछ देर की खामोशी के बाद कैलाश को मुखातिब करते हुए पूछा, जैक्सन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अच्छा खासा सेहतमंद आदमी है, बज़ाहिर उसे कोई ऐसी बीमारी नज़र नहीं आती जिसे हमारी ज़ुबान में मोहलिक या ख़तरनाक कहा जाए, लेकिन कैलाश ने अचानक मेरे चेहरे की संजीदगी को नोट करते हुए कहा, तुमको इस वक्त जैक्सन का ख्याल कैसे आ गया? सुना है वो रूहों को बुलाने का अमल जानता है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बूढ़े कप्तान ने बताया था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोला, जैक्सन मेरे टॉमी में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। मैंने इस घर से एस्ट्रेले को टटोलना ज़रूरी समझा था कि जैक्सन का टाइप समझ सकूं। कुत्ते में दिलचस्पी? जेकब ने हैरत से कहा, फिर बुरा समूह बनाकर अपनी राय का इजहार किया। हो सकता है बहरी मुलाजमत इख्तियार करने से पहले वो म्यूनसिपैलिटी का मुलाजिम हो और आवारा कुत्तों को पकड़कर ठिकाने लगाना उसके फ़राइज़ में शामिल रहा हो। बको मत, कैलाश ने उसे घूरते हुए निहायत संजीदगी से डांटा। अगर ऐसा होता तो इस वक्त तुम हमारे दरमियान न होते। अब तक वो तुम्हें भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगा चुका होता। तुमसे इससे ज़्यादा म्यारी मजाक की तवक्को नहीं की जा सकती, जेकब ने हकारत से कहा। जैक्सन का ख्याल है कि मेरा टॉमी किसी मौका पर हमें मौत के मुंह से बचाने में बेहद कारआमद साबित होगा, मैंने बदस्तूर संजीदगी से कहा। शोभदाबाजी, जैक्सन कैलाश को घूरते हुए बोला। अक्सर अनाड़ी डॉक्टर और सर्जन भी मरीज को देखते ही बिला वजह उसके मामूली मर्ज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं, सिर्फ अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, मगर मेरे नज़दीक ये निहायत घटिया और लिच्चर तरीका है। एक माहिर सर्जन का फ़र्ज़ है कि वह मर्ज और मरीज दोनों को देखकर कोई राय कायम करे। कैलाश मुस्कुराया। और तुम्हारे बारे में जो राय मैं कायम कर चुका हूँ वो निहायत मुस्तनद है। जैक्सन ने एक और अहम बात कही थी जिसका ताल्लुक आज रात से है, मैंने कैलाश और जेकब की नोक झोंक नज़रअंदाज करते हुए कहा। उसका कहना है कि आज की रात जहाज़ और उसके मुसाफिरों पर भारी गुजरेगी। मुझे इसका अंदाज़ा उस वक्त हो गया था जब तुम दोनों ने सियामी जोड़े को जहाज़ पर पनाह दी थी। जेकब के लहजे में संजीदगी थी। तुम भूल रहे हो जेकब के उन मियाँ बीवी को जहाज़ पर सवार हुए कई दिन गुजर चुके हैं, जबकि जैक्सन ने आज की रात को हमारे लिए भारी करार दिया है। कैलाश ने जेकब को समझाते हुए कहा, फिर दबी जुबान में बोला, तुमने शायद उस सियामी औरत को गौर से नहीं देखा।
सर से पांव तक क़यामत ही क़यामत नजर आती है, बेहद खूबसूरत और हसीन। शैतान हमेशा ऐसे ही खूबसूरत और हसीन चेहरों में नजर आता है। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो फिर तुम फिजी जजीरे पर जहाज से नीचे उतरने की जहमत गवारा न करना, इसलिए कि वहां तुम्हें कदम कदम पर हसीन चेहरों से वास्ता पड़ेगा। कैलाश ने जेकब को छेड़ते हुए कहा, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि फिजी जजीरे की हसीन लड़कियां पादरियों को अपने खूबसूरत जाल में फांसकर हमेशा के लिए पालतू बना लेती हैं। अभी कैलाश और जेकब में यह दिलचस्प नोकझोंक जारी थी कि कमरे में जैसे अचानक भौंचाल आ गया। यकीनन किसी तेज लहर ने पूरी शिद्दत से बहरी जहाज को कुव्वत से ललकारा था और नतीजा के तौर पर जहाज के हजकोला खाने से ड्राइंग रूम की बेशतर आराइशी चीजें अपनी जगह छोड़कर फर्श पर आ गईं। मेरे जहन में जैक्सन की पेशन गोई के अल्फाज गूंजने लगे। कैलाश भी संजीदा हो गया और जेकब के चेहरे को देखकर तो महसूस हो रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके होंठों की बुदबुदाहट भी तेज हो गई। हमने खामोश निगाहों से एक दूसरे को देखा, लेकिन पेशतर इसके के कुछ तबादला ख्याल कर सकते। जहाज ने झकोला और खाया। मैंने अगर कुर्सी के हथों पर अपनी गिरफ्त मजबूती से ना जमा ली होती तो यकीनन मुंह के बल फर्श पर लुढ़क गया होता। कैलाश ने भी निहायत फुर्ती से खुद को संभाल लिया, लेकिन जेकब दूसरे झटके की जद से खुद को न बचा सका और अपनी नशिस्त से लुढ़क कर नीचे फर्श पर गिर पड़ा। खुदावंद रहम! जेकब की खौफजदा आवाज़ हमारे कानों से टकराई। जहाज के दूसरा हजकोला खाते ही टॉमी ने, जो मेरे कदमों के करीब खामोश बैठा था, करीही आवाज़ में भौंकना शुरू कर दिया। हालात ने इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर करवट ली थी कि हम हड़बड़ा कर रह गए। फिर कैलाश ने गालबन जेकब को फर्श से उठाने के लिए अपनी नशिस्त छोड़ी थी कि तीसरे हजकोले के साथ वो भी लड़खड़ाता हुआ फर्श पर बिछे दबीज कालीन पर ढेर हो गया। उसी लम्हे एक मल्लाह भागता हुआ कैबिन के दरवाजे पर नमूदार हुआ और चीख कर बोला, हजरात, बाहर शदीद तूफान है, खुद को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। मल्लाह के जाते ही मैंने कैलाश को दोबारा संभल कर उठते हुए देखा, लेकिन जहाज जो गालबन तूफानी लहरों के दरमियान फंस चुका था बुरी तरह हजकोले खाने लगा। टॉमी बदस्तूर भौंके जा रहा था। कैलाश बड़ी मुश्किल से एक सतून का सहारा लेता हुआ दोबारा अपनी कुर्सी पर आ गया। मेरे लिए कुर्सी पर होने के बावजूद अपना तवाज़न बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। बाहर से उठने वाला मौजों और हवाओं के तेज झकड़ों का मिला जुला शोर कान के पर्दों को फाड़ने लगा था। बहरी उकाब, जिसके बारे में सफ़र के आगाज़ के वक्त हमारा अंदाज़ा था कि वो बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर सकता है, इस वक्त तो खौफनाक लहरों के सामने पूरी तरह बेबस होकर अपनी बका के लिए तड़प रहा था, हजकोले खा रहा था। फादर जेकब! कैलाश ने पूरी कुव्वत से चीखते हुए जेकब को मुखातिब किया, जो जहाज के हजकोलों के साथ साथ इधर उधर फर्श पर गर्दिश कर रहा था और किसी ठोस चीज से टकराकर किसी खतरनाक हादसे से दो चार भी हो सकता था। होश में आओ, हिम्मत से काम लो, कोशिश करके किसी कुर्सी या मेज के पाए को मजबूती से पकड़ लो, वरना के बाद कैलाश की आवाज़ भी हलक के अंदर ही घुट कर रह गई। इस बार किसी बिफरी हुई तूफानी लहर ने इतनी कुव्वत से जहाज को उछाला था कि हमारे दिल दहल गए। कुर्सियों के हथों पर हमारी गिरफ्त मजबूत न रह सकी और दूसरे लम्हे में और कैलाश भी मुंह के बल फर्श पर आ गए। मैंने फर्श पर लुढ़कते हुए फर्श से जुड़ी हुई मेज के एक पाए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे पूरा कैबिन घुप अंधेरे में डूब गया। शायद जहाज के डायनमो ने काम करना बंद कर दिया था। तारीकी के बायस मैं मेज के पाए को ना थाम सका और पूरी कुव्वत से लुढ़कता हुआ कैबिन की दीवार से टकरा कर रुक गया। टॉमी बराबर खौफनाक अंदाज में भौंके जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी वफादारी में कोई फर्क नहीं आया। अंधेरे के बावजूद मेरी बू सूंघता हुआ मेरे करीब आकर मेरे पैरों से चिमट गया। ये अलग बात है कि तूफानी लहर के दूसरे रैले ने उस बेजुबान को फिर मुझसे दूर कर दिया था। जम्माल, तुम किस तरफ हो? कैलाश की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वो मेरे करीब ही बाएं जानिब कहीं था, लेकिन मुझे इस तूफानी शोरगुल में उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। मैंने कैलाश को अपनी पोजीशन से आगाह करना चाहा, लेकिन उसी लम्हे मेरी आंखों के सामने अनगिनत जुगनू चमक कर घुप अंधेरों में गायब हो गए। मेरा सर किसी ठोस और वजनी शय से टकराया था। चोट इतनी शदीद थी कि मेरा जहन तारीकियों में मदगम होने लगा। मौत का तसव्वुर मेरे साहब को झंझोड़ गया। इस वक्त मुझे किसी बात का होश नहीं था, लेकिन डूबते हुए जहन में एक ही सवाल सदाए बाज़गश्त बनकर बार बार गूंज रहा था, क्या मैं अपनी काजल, अपनी दरख्शां को दोबारा हासिल कर सकूंगा? तूफान की शिद्दत कितनी देर बरकरार रही और हम कितनी देर तक बेहोशी की कैफियतों से दो चार रहे, इसका अंदाज़ा हमें नहीं था। अलबत्ता दूसरी बार मेरे जहन ने आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त जागना शुरू किया था जब कैबिन के दरवाजे को बाहर से पूरी शिद्दत से पीटा जा रहा था। मैं गुनूदगी और नीम बेहोशी की हालत में लड़खड़ाता हुआ उठा और बमुश्किल दरवाजे तक जाकर उसे खोल दिया। शायद रात को हम में से किसी ने उसे अंदर से मुकफ्फल करने की हमाकत कर दी थी, या फिर तूफान की वजह से दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक हो गया था। दरवाज़ा खुलते ही सूरज की नीम गर्म रोशनी और हवा के ताज़ा झोंकों ने मेरे जोश पर बड़ा खुशगवार असर डाला।
मेरे जहन में गुजरे हुए तूफान की याद ताज़ा होने लगी। मैंने दरवाजे के बाहर खड़े हुए जहाज़ के अमले के उन 4 अफराद को देखा जो गालिबन कप्तान के हुक्म पर दरवाज़ा तोड़ने के लिए वहां यकजा हुए थे। एस्टले उनके पीछे फिक्रमंद खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही वो तेज़ी से लपक कर सामने आ गया। मेरे अजीज़, खुदा का शुक्र है कि तुम्हें जिंदा और सलामत देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे दूसरे साथी? मैं भी खैरियत से हूँ। मेरी पुश्त से कैलाश की आवाज़ उभरी। मैंने तेज़ी से पलट कर देखा। उसके चेहरे पर 1-2 जगह मामूली सी खराशें थीं, लेकिन बज़ाहिर कोई शदीद चोट नज़र नहीं आ रही थी। उसी लम्हे टॉमी भी मेरे करीब आकर दुम हिलाने लगा। वह पूरी तरह ताज़ा दम नजर आ रहा था। जेकब का क्या हाल है? मैंने कैलाश से पूछा। उसकी नब्ज़ टटोल चुका हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं, मामूली बेहोशी है, जो कुछ देर बाद आप ही आप दूर हो जाएगी, कैलाश ने लापरवाही से कहा। फिर एस्टले से बोला, रात का तूफान किस नौइयत का था? रब्बे अजीम की बरकतों का नतीजा है मेरे अजीज़ कि रात का तूफान बहुत जल्द टल गया और हमें किसी जानी या माली नुकसान से दो चार नहीं होना पड़ा। कप्तान ने संजीदगी से जवाब दिया। फिर ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ बोला, समुंदर में इस किस्म के तूफान तो आते ही रहते हैं, क्या आइंदा भी ऐसे तूफान से दो चार होने का इम्कान है? कैलाश ने बड़ी मासूमियत से पूछा। अभी तो इब्तदा हुई है अजीज़, एस्टले ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। समुंदर की गहराई जितनी बढ़ती जाएगी तूफान के खतरे भी उतने ही बढ़ते जाएंगे, लेकिन इन तूफानों से क्या डरना। मल्लाह और सियाह तो तूफानों को बहरी सफ़र का एक अशद ज़रूरी हिस्सा समझते हैं। मेरा मकसद कुछ और था। कैलाश ने जल्दी से बात बनाते हुए सवाल किया। मैं तो दरअसल ये पूछना चाहता था कि क्या हमारा जहाज़ शदीद और मुज़ोर तूफानों का मुकाबला करने के काबिल है? मेरे अजीज़, कबल अज़ वक्त यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, एस्टले ने संजीदगी इख्तियार करते हुए जवाब दिया। जहाँ तक बहरी उकाब की मजबूती का ताल्लुक है तो मैं गुज़िश्ता 18 सालों से इसकी कारकर्दगी देख रहा हूँ। इसने बड़े बड़े तूफ़ान देखे और बर्दाश्त किए हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी हुआ है कि मामूली दर्जे के तूफ़ानों ने इससे ज़्यादा बड़े बड़े और मजबूत जहाज़ों को गर्क कर दिया है। मौत और ज़िंदगी का इख्तियार तो कुदरत के हाथों में है। कप्तान और उसके साथी कुछ देर बाद चले गए तो हम वापस ड्राइंग रूम में आ गए, जहाँ हर तरफ अफरा तफरी का समा था। ज़्यादातर वजनी फर्नीचर फर्श से जुड़े हुए थे, इसलिए अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए थे, लेकिन डेकोरेशन का तमाम सामान और दीवारों पर लगी हुई तस्वीर इधर उधर बिखरी हुई थी। सोफ़ों और कुर्सियों के दरमियान आबनूसी मेज़ के नीचे जेकब बदस्तूर औंधे मुंह पड़ा था। उसकी गर्दन कुछ अजीब से जाविये से मुड़ी नजर आ रही थी, जिसे देखकर मुझे तशवीश होने लगी। मैंने कैलाश से पूछा, कैलाश ज़रा देखो कहीं इस गरीब की गर्दन की हड्डी तो नहीं टूट गई? घबराने की ज़रूरत नहीं, कैलाश ने फर्श पर बैठकर दोबारा जेकब की नब्ज़ की रफ्तार देखते हुए कहा। यह पूरी तरह जिंदा है और अनकरीब होश में आने वाला है। यूं भी ढीठ किस्म के लोग आसानी से नहीं मरा करते। मुझे कैलाश का वो बेवक्त रिमार्क बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये दुरुस्त है कि हम तीनों एक दूसरे के ना सिर्फ ये कि हम जमात रह चुके थे, बल्कि बेहतरीन जिगरी दोस्त भी थे, लेकिन इसके बावजूद आड़े वक्तों में हम एक दूसरे के लिए बुरी बात जुबान से निकालने का कोई हक नहीं था। जेकब और कैलाश में हर वक्त ठिनी रहती, लेकिन वो दिल की गहराइयों से एक दूसरे को चाहते थे। बहरहाल मैं कैलाश की बात सुनकर उसके बेवक्त मजाक पर कोई सख्त तनकीद करने के बारे में सोच रहा था कि जेकब ने आहिस्ता से खुद को फर्श पर चित पोजीशन में लाकर कराते हुए कहा, काश मैं मर ही गया होता, इतनी अजियत तो ना बर्दाश्त करनी पड़ती। फिक्र न करो, वो वक्त भी दूर नहीं जब धरती तुम्हारे बोझ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेगी, लेकिन फिलहाल तुम्हें मौत की नहीं, इस आबे हयात की ज़रूरत है, कैलाश ने संजीदगी से कहा। फिर करीब रखी हुई ब्रांडी की बोतल उठाकर जेकब के मुंह से लगा दी और मैं जो एक लम्हा पेशतर कैलाश को सर्जिश के बारे में सोच रहा था बेख्तियार मुस्कुराने लगा। ब्रांडी से जेकब की हालत कुछ बेहतर हुई तो वो उठकर एक सोफे पर बैठ गया। क्या तूफान गुजर गया? उसने आराम से बैठने के बाद कैलाश से पूछा। नहीं, कैलाश ने तेजी से कहा, तुम्हें बेहोश देखकर वक्ती तौर पर टल गया था, अब दोबारा शुरू हो जाएगा। तुम बताओ जमाल, जेकब ने मुझे मुखातिब किया, क्या हम सब वाकई महफूज हैं? हाँ, खुदा का शुक्र है कि जो मुसीबत आई थी वो बखैर खूबी टल गई, मैंने जेकब को दिलासा देते हुए कहा। कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। फिर भी जो पेश गोई जैक्सन ने की थी वो दुरुस्त साबित हुई। जेकब के लहजे में संजीदगी थी। ओह, मैं चौंका। जैक्सन को तो मैं भूल ही गया था। मैं नहीं मानता, कैलाश ने तेजी से कहा। तजुर्बाकार जहाजरां इस किस्म की पेश गोइयाँ अक्सर कर देते हैं। हमारे देश में मौसम की पेश गोइयाँ करने वालों का हाल देख लो। जहाँ पानी का कोई कतरा आसमान से टपका या आकाश पर उदे काले बादलों की कोई टुकड़ी नजर आई, दूसरे दिन बड़े धड़ल्ले से धुआंधार बारिश की खबर आ जाती है। तुम अपने देश और अपने धर्म की बात मत करो। जेकब अड़ गया। तुम्हारे धर्म में तो आवागोन दूसरा जन्म लेने का अकीदा को भी माना जाता है। क्या साबित करना चाह रहे हो फादर? कैलाश ने स्पॉट नजरों से उसे घूरते हुए पूछा।
तुम्हारे धर्मात्माओं के मुताबिक आत्मा एक शरीर को छोड़कर अगर दूसरे शरीर को अपना सकती है या जन्म ले सकती है, तो क्या शरीर से निकली हुई उस आत्मा को जंतर मंत्र के जरिए बुलाया नहीं जा सकता? जेकब ने दलील पेश की। गोया तुम दोनों इस बात पर ईमान ले आए हो कि जैक्सन रूहों को बुलाने का अमल जानता है और उसके मुंह से जो बात निकलेगी वो हमेशा सच साबित होगी। कैलाश ने हम दोनों को घूरते हुए संजीदगी से पूछा। गैब का हाल सिवाय खुदा के और कोई नहीं मालूम कर सकता, लेकिन जैक्सन ने गुज़िश्ता रात के बारे में जो कुछ कहा था वो भी गलत नहीं था। मैंने दबी जुबान में जवाब दिया। ना जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि जैक्सन की शख्सियत यकीनी तौर पर पुरस्कार है। बहुत खूब, कैलाश कह कहा लगाते हुए बोला। अजीब मंतक है, एक तरफ तुम लोग खुदा के वजूद को अजीम व बरतर मान रहे हो और दूसरी तरफ ये भी तस्लीम करने के लिए मजबूर हो कि जैक्सन की कही हुई बात भी गलत साबित नहीं हुई। हम इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए जैक्सन का इम्तिहान भी ले सकते हैं। जेकब ने तजवीज़ पेश की। तजवीज़ माकूल है, मैंने जेकब की तायद करते हुए तेज़ी से कहा। मगरिब के लोग ब्लैक मैजिक को बहुत ज़्यादा मानते हैं। जेकब ने कैलाश को घूरते हुए पूछा, तुम उनको क्या कहोगे? मैं भी तुम्हारी तरह अहमक कहलाने का मुस्तहिक हूँ, कैलाश ने उलझते हुए जवाब दिया। फिर उठते हुए बोला, हमें चलकर अपने कैबिनों का हाल भी देखना चाहिए। खुदा जाने वहाँ क्या अफरा तफरी हमारी तवज्जो की मुंतज़िर हो। कैलाश ये कहता हुआ बाहर चला गया तो जेकब के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। वो बड़ी राजदारी से बोला, तुमने देखा मेरे दोस्त, कैलाश मेरी दलीलों के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गया। खुशफहमी है तुम्हारी, मैंने भी कुर्सी से उठते हुए कहा। कैलाश बुनियादी तौर पर सर्जन है, चीर फाड़ करना उसकी आदत है। ज़रा बचकर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी तबलीगी सलाहियतों को उस पर आजमाने की कोशिश करो और वह तुम्हें भी चीर फाड़ कर रख दे। खैर छोड़ो, ये बताओ जैक्सन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? जेकब ने बड़ी खूबसूरती से बात बदलते हुए कहा, क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम उसकी सलाहियतों का इम्तिहान ले डालें? अगर वो सच्चा है तो आइंदा हमारे लिए बहुत कारआमद हो सकता है। तुम कैलाश को आमादा कर लो, जैक्सन को अमली मुजाहरे के लिए तैयार करना मेरा काम होगा। ठीक है, मैं कैलाश को राम करने की कोशिश करता हूँ। जेकब भी उठकर मेरे साथ हो लिया। हम दोनों ड्राइंग रूम से एक साथ ही निकले। जेकब खासे खुशगवार मूड में था, लेकिन बाहर निकलते उसकी नज़र सबसे पहले जिस चीज़ पर पड़ी वो वही सियामी औरत थी जिसे हमने मेलबॉर्न की बंदरगाह से साथ लिया था। वो इस वक्त तन्हा अपने कैबिन के सामने खड़ी अपनी दराज जुल्फ़ों को संवारने में मसरूफ़ थी। जेकब रोज़े अव्वल ही से उस सियामी जोड़े को मनहूस करार दे रहा था, इसलिए जाहिर है कि उस औरत को देखते उसका खुशगवार मूड यकदम चौपट हो गया। उसने इस कदर हकारत से मुंह बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया कि मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। फिर कबल इसके कि मैं उसे कुछ कहता वो तेज़ तेज़ कदम मारता अपने कैबिन की तरफ चला गया। चंद सानिये में अपनी जगह खड़ा जेकब की ज़ईफ़ुल एतकादी पर मुस्कुराता रहा, फिर टॉमी के साथ अपने कैबिन की सिमत बढ़ गया। रात के तूफान ने हम सभी की हालत गैर कर दी थी, चुनाचे हम सिर्फ दोपहर के खाने के वक्त एक साथ जमा हुए, फिर अपने अपने कैबिनों में वापस चले गए। खुदा का शुक्र है कि शाम तक मौसम और खुशगवार हो गया और गुज़िश्ता रात की थकन और खौफ का असर भी जाता रहा। शाम को चाय पीने के बाद हम कैबिनों के सामने रेलिंग के करीब कुर्सियां डालकर बैठ गए। जहाज़ का अमला न सिर्फ ये कि उस वक्त भी मुस्ताद नजर आ रहा था, उनके चेहरों पर बशाशत भी मौजूद थी। मैंने उनके चेहरों से यही अंदाज़ा लगाया था कि अनकरीब हम किसी नए तूफान से दो चार नहीं होंगे। जहाज़ का कप्तान कंट्रोल रूम के बाहर छोटे चबूतरे नुमा प्लेटफॉर्म पर रेलिंग पर कोहनियाँ टिकाए खड़ा तहद्दे नज़र फैले हुए नीलगुन समुंदर में गालिबन अपनी जवानी के बीतते हुए खूबसूरत अय्याम की याद ताज़ा करने में मसरूफ़ था। अचानक मुझे जैक्सन का ख्याल आ गया। वो गुज़िश्ता रात के बाद से अब तक कहीं नज़र नहीं आया था। जैक्सन का ख्याल आते ही मैंने इशारों में जेकब से दरियाफ्त किया कि क्या वो कैलाश को रूहों को बुलाने वाला अमल देखने के लिए आमादा कर चुका है। जेकब ने नफ़ी में इशारा किया। कैलाश इस वक्त दूसरी तरफ मुतवज्जा था, मगर उसने जेकब को नफ़ी में सर हिलाते हुए देख लिया। जेकब को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए उसने खुद को लापरवाह साबित करने के लिए अपने चेहरे पर जो तासुरात पैदा करने की कोशिश की, उसने कैलाश को और ज़्यादा चौंकने पर मजबूर कर दिया। मुझे जेकब की मासूम अदाकारी पर हंसी आई तो कैलाश का शुबा यकीन में बदल गया कि उसके खिलाफ ज़रूर कोई खामोश साजिश हो रही है। क्या बात है मेरे अजीज़ दोस्त? कैलाश ने जेकब को संजीदगी से मुखातिब करते हुए पूछा। क्या तुम अपनी गर्दन में कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, जेकब ने तेज़ी से जवाब दिया। फिर अभी ये तुम्हारी सार्स की तरह लंबी गर्दन झटके क्यों खा रही थी? यूं ही, जेकब ने बात बनाने की कोशिश की। मामूली सा दर्द है, जाता रहेगा। तुम जिस दर्द को मामूली समझ रहे हो वो ख़तरनाक भी हो सकता है। कैलाश ने पुरतशवीश लहजा इख्तियार कर लिया। तूफान गुजर जाने के बाद जमाल ने तुम्हें जिस अंदाज में पड़ा देखा था, उस वक्त उसे भी शुबा हुआ था कि शायद तुम्हारी गर्दन टूट चुकी है। मौसम इस वक्त खासा खुशगवार हो रहा है। जेकब ने कैलाश की बात को नज़रअंदाज करते हुए मौजू बदलने की कोशिश की। हवा भी खासी खुनक और फरहत बख्श महसूस हो रही है, और हवा की यही खुनकी तुम्हारी गर्दन की मामूली दर्द में आकर बैठ गई तो तुम्हारे दुनिया से उठ जाने का सबब भी बन सकती है।
कैलाश बदस्तूर संजीदा था। लानत है, जेकब झिल्ला गया। क्या तुम मेरी गर्दन का पीछा नहीं छोड़ सकते? सीधी तरह बताओ, तुम मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रहे थे, वरना तुम्हारी गर्दन सचमुच तोड़ दूंगा। कैलाश ने अचानक जेकब की गर्दन पकड़ ली। तुम्हें अंजील मुकद्दस की कसम, मेरी गर्दन पर कुव्वत आजमाई मत करना, जेकब ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। फिर असल बात भी उगल दी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस किस्म की लुग़वियात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही। कैलाश ने जेकब की गर्दन छोड़ते हुए जवाब दिया। तुमने अभी तक शादी भी नहीं की? जेकब ने गर्दन से हिलाते हुए पूछा। क्या तुम शादी ब्याह की ज़रूरतों को भी लुग़वियात की फहरिस्त में शामिल कर चुके हो? शादी? कैलाश के चेहरे की संजीदगी या कलख्त दूर हो गई। बड़े रोमानी अंदाज में मुस्कुराते हुए उसने जेकब को देखा और मध्यम आवाज़ में बोला, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे बरवक्त ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत का एहसास दिलाया। अब मुझे पहली फुर्सत में शादी कर डालनी चाहिए। होश में आ जाओ मेरे भाई, जेकब ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा। हम इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं, बहरुल काहिल में सफ़र कर रहे हैं। मैं उस श्यामी हसीना से मालूम करूंगा। कैलाश ने बेहद संजीदगी से खला में घूरते हुए कहा। अगर उसकी कोई बहन हुई तो लानत है तुम पर। जेकब ने बुरा सा मुंह बनाकर तेजी से कहा। इतने खुशगवार मौसम में इतनी घटिया बात? मैं जेकब और कैलाश की दिलचस्प छेड़छाड़ पर खामोश बैठा मुस्कुरा रहा था कि एक मल्लाह घबराया हुआ कैलाश के करीब आकर बड़ी लजाजत से बोला, डॉक्टर साहब, अगर आपको जहमत ना हो तो मेरे साथी को चलकर देख लें, उसकी हालत बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है। चलो। कैलाश फौरन ही उठ खड़ा हुआ। लपक कर कैबिन से वो अपना इमरजेंसी बैग लाया। फिर हम सब तेज़ तेज़ कदम उठाते उस मल्लाह के साथ हो गए। जहाज़ पर मल्लाहों या मुसाफिरों की तबीयत अक्सर ख़राब होती रहती है। बेशतर लोगों को पहले समुद्री सफ़र के दौरान शदीद चक्कर और उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। कुछ बस यारखोरी की आदत की बिना पर फूड पॉइजन का भी शिकार हो जाती हैं। मुमकिन है उस मल्लाह के साथी के साथ भी कोई ऐसा ही मामूली हादसा पेश आया हो, लेकिन उसके लबो लहजे में यकीनन कोई ऐसी खास बात ज़रूर थी जिसने मेरे दिल की धड़कनों को तेज़ कर दिया। सफ़र के आगाज़ पर ही ये बात जहाज़ के बेशतर अमले को मालूम हो गई थी कि कैलाश सर्जन है। चुनाचे सफ़र के दौरान अक्सर अमले के अफराद को उसकी ज़रूरत पेश आती रहती थी और कैलाश हमेशा निहायत मोहब्बत और खुंदा पेशानी से उनके काम आता था। लेकिन इस वक्त मल्लाह की बौखलाहट ने उसे भी जाने क्यों गड़बड़ा दिया था। हम आगे पीछे तेज़ तेज़ कदम उठाते एक मुख्तसर से कैबिन में दाखिल हुए, जहाँ एक मल्लाह फर्श पर पड़ा माहिए ब्याप की मानंद तड़प रहा था। सूरत, शक्ल और जिस्मानी एतबार से उसे बेहद तंदुरुस्त और तवाना कहना बेजा न होगा। उसकी सेहत काबिल रश्क थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर शदीद कर्ब और अजियत के मिले जुले तासुरात उभर रहे थे। वो किसी ज़िबा होते हुए बकरे की तरह आप ही आप फर्श पर पिछाड़ें खा रहा था। उसके दांत सख्ती से एक दूसरे के साथ जकड़े हुए थे और मुंह से झाग उठ रहे थे। दोनों हाथों की उंगलियां बुरी तरह अकड़ कर रह गई थीं, यूं जैसे उन्हें शिकंजों में जकड़कर एक दूसरे से अलहदा कर दिया गया हो। एक बात जो मैंने पहली नज़र में ख़ास तौर पर महसूस की वो ये थी कि कर्ब की हालत से दो चार शख्स के तमाम जिस्म पर खून की सुर्खी नज़र आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे और गर्दन पर हल्दी जैसी जर्दी छाई हुई थी। इसे यकीनन मिर्गी का दौरा पड़ा है, मैं इसके हक़ में दुआ करता हूँ, जेकब ने हमदर्दाना अंदाज में कहा। फिर कैबिन से बाहर जाकर आसमान की जानिब चेहरा बुलंद करके और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। कैबिन में आदमियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, इसलिए कैलाश ने मेरे और बीमार के साथी के अलावा बाकी तमाम अफराद को बाहर निकाला। फिर इमरजेंसी बैग खोलकर वो कोई इंजेक्शन तैयार करने लगा। डॉक्टर साहब, मेरा साथी ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो बेहतर करता है। कैलाश ने इंजेक्शन तैयार करते हुए मरीज के साथी से कहा, इसे पूरी कुव्वत से पकड़ लो ताकि मैं इसे टीका लगा सकूं। मैंने झुककर मलाह के साथ मरीज को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपने होश में नहीं था। उसके जिस्म में ना जाने कौन सी ऐसी शैतानी कुव्वत पैदा हो गई थी कि वह हम दोनों के संभाले नहीं संभल रहा था और पिछाड़ें खाता हुआ बार बार हमारी गिरफ्त से निकल जाता। मैं महसूस कर रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जर्दी उसकी गर्दन से नीचे उतरती आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म का खून गायब होता जा रहा है। जमाल, कैलाश ने मुझे अंग्रेजी में मुखातिब करते हुए तेजी से कहा, इसे एक लम्हे को जकड़ने की कोशिश करो ताकि मैं इंजेक्शन के जरिए दवा इसके जिस्म में पहुंचा सकूं। अगर इसे फौरी तौर पर इंजेक्शन ना दिया गया तो इसकी हालत तशवीशनाक हद तक ख़राब हो जाएगी। मैंने फिर पूरी कुव्वत सरफ कर दी। मरीज़ का दूसरा साथी भी पसीने पसीने हो रहा था, लेकिन मरीज़ किसी तरह हमारे काबू में नहीं आ रहा था। मैंने तजवीज़ पेश की कि एक दो आदमियों को वक्ती तौर पर कैबिन के अंदर बुला लिया जाए ताकि मरीज़ को इंजेक्शन दिया जा सके। कैलाश ने मेरे मशवरे से मुत्तफिक होकर हाथ के इशारे से दो तंदुरुस्त आदमियों को अंदर बुला लिया। फिर हम चारों ने मिलकर बमुश्किल मरीज़ को इस हद तक जकड़ लिया था कि कैलाश अपना काम अंजाम दे सकता। कैलाश के नज़दीक मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए एक एक लम्हा बड़ा कीमती और अहम था। चुनाचे मरीज़ के काबू में आते ही कैलाश ने स्पिरिट में डूबी हुई रुई उसके बाजू की तड़पती हुई मछली पर फेरी। इसके बाद जो कुछ भी रूनमा हुआ
उसने एक लम्हे के लिए हम सबको गुंग कर दिया। कैलाश ने बाजू पर स्प्रिट लगाने के बाद बड़ी तेजी से इंजेक्शन लगाने की कोशिश की थी, मगर अचानक मरीज के जिस्म ने इतनी हैरत अंगेज कुव्वत और बर्क रफ्तारी से झटका खाया कि ना सिर्फ हम चारों की गिरफ्त से निकल गया, बल्कि उसका हाथ पूरी कुव्वत से लहराकर कैलाश के मुंह पर पड़ा। ज़रब इतनी शदीद और गैर मुतवक्का थी कि कैलाश, जो घुटनों के बल फर्श पर बैठा था, पलटकर दूसरी तरफ चारों शाने चित गिरा और सिरिंज उसके हाथ से निकलकर कैबिन की दीवार से टकराकर पाश पाश हो गई। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ था कि हमारी अक्लें हैरान रह गईं। फिर कबल इसके कि हम मरीज़ की जान बचाने के लिए दोबारा संभल कर कोई तदबीर इख्तियार करते। वो आंखें खोलकर पागलों की तरह उठा और बाहर की जानिब दौड़ा। अंदाज ऐसा था जैसे कोई गैबी कुव्वत उसे कंट्रोल कर रही हो। बाहर खड़ा हुआ मजमा काई की तरह छट गया। कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो किसी बलाखेज इफरीत की तरह हाथ उठाकर भागता हुआ अर्शे की तरफ गया और एक ही जस्त में छलांग लगाकर रेलिंग के ऊपर से गुजरता हुआ समुंदर की लहरों में गुम हो गया। इस हादसे की इतला बिजली की तरह अमले के अफराद में फैल गई और देखते ही देखते अमले के बेशतर लोग अर्शे पर जमा हो गए। वह रेलिंग पर झुके अपने उस साथी को देखने की कोशिश कर रहे थे जिसका नाम नॉर्मन था। नॉर्मन जो कुछ देर पेशतर उनके दरमियान था, लेकिन अब समुंदर की तहों में कहीं गुम होकर रह गया था हमेशा के लिए। कप्तान एस्ट्रेले ने 20 मिनट की कोशिश के बाद लोगों को वापस उनके काम पर जाने की तलकीन में कामयाबी हासिल कर ली थी। 1 घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अमले के जज्बात में पैदा होने वाली गर्मी भी सर्द हो चुकी थी। अलबत्ता नॉर्मन के कैबिन में उसके साथ रहने वाला दोस्त एडगर अभी तक अपने कैबिन के सामने खड़ा मगमूम नज़रों से समुंदर की जानिब घूरे जा रहा था। हम दोबारा अपनी कुर्सियों पर वापस आ गए। हम में से किसी ने इस हादसे के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। गुमसुम बैठे अपनी अपनी सोचों में गर्क थे। अपने अपने तौर पर इस पुरस्रार हादसे और नॉर्मन की हैरत अंगेज मौत के बारे में गौर कर रहे थे। कैलाश हमेशा से खुश मजाज, मुहिमजू और नडर होने के साथ साथ हम सबसे ज़्यादा ताकतवर भी था। अपने पेशे के एतबार से उसे संगदिल भी कहा जा सकता था, लेकिन इस वक्त खिलाफ तवक्को वो भी गहरी फिक्रमंदी का शिकार नजर आ रहा था। खासी देर तक हमारे दरमियान खामोशी तारी रही। फिर मैंने गुफ्तगू की इब्तदा करते हुए कैलाश से पूछा, क्या तुम नॉर्मन की मौत के बारे में कोई आखिरी नतीजा अखज़ कर सकते हो? मौत बहरहाल मौत ही कहलाएगी, कैलाश ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अलबत्ता नॉर्मन का मर्ज अभी तक मेरी समझ से बालातर है। पहली नज़र में मेरी तशखीस यही थी कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, लेकिन दौरे की हालत में यूं अचानक उठकर भागना और ख़ास तौर पर खुदकुशी का इकदाम करना, ये तमाम बातें काबिल तवज्जो हैं। मैंने आज तक ऐसा पेचीदा और हैरत अंगेज केस नहीं देखा। खुदकुशी ही क्यों? जेकब ने हाथ मलते हुए कहा। वो अगर दीवानगी की हालत से दो चार था तो बाहर खड़े लोगों पर हमला कर सकता था, किसी और चीज़ से टकरा सकता था, लेकिन जिस अंदाज में उस गरीब ने रेलिंग के करीब पहुंचकर छलांग लगाई थी, उससे तो बज़ाहिर यही नतीजा निकलता है कि कोई शैतानी कुव्वत पूरी तरह उसके जहन पर हावी थी और मरने वाला उस नादीदा कुव्वत के हाथों बेबस और लाचार था। फिर तुम उसकी मौत को क्या कहोगे? मैंने कैलाश को सवालिया नज़रों से घूरते हुए कहा। तुम भूल रहे हो कि नॉर्मन पर ऐन उस वक्त शैतानी दौरा पड़ा था जब तुम इंजेक्शन की सुई उसके जिस्म में दाखिल करने वाले थे। दौरा किसी वक्त भी पड़ सकता है, इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया जा सकता, कैलाश ने तिल मिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन अंदाज ऐसा ही था जैसे वो खुद भी अपनी बातों से मुतमईन ना हो। तुम ख्वाह कुछ भी कहो, लेकिन मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नॉर्मन की मौत की पुश्त पर किसी शैतानी कुव्वत का हाथ जरूर शामिल है। जेकब ने फैसला सादिर करते हुए कहा। जादू टूने का जिक्र तो मुकद्दस किताबों तक में मौजूद है, क्या तुम उसे रद्द कर सकोगे? कैलाश ने सख्त नज़रों से घूरकर जेकब को देखा, फिर होंठ काटने लगा। चंद लम्हों तक वो गौर फिक्र में डूबा रहा। फिर उसने एडगर को इशारे से करीब बुलाया। वो बेचारा अभी तक मगमूम था। उसकी भीगी पलकें बता रही थी कि वह नॉर्मन की मौत पर बेहद गमज़दा है। कैलाश का दूसरा इशारा पाकर वो हमारे करीब ही आलती पालती मारकर फर्श पर बैठ गया। हमें नॉर्मन की मौत का उतना ही दुख है मेरे अजीज़ जितना तुम्हें है। कैलाश ने एडगर से निहायत नपे तुले और हमदर्दाना अंदाज में गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए अपनी पेशा महारत से कहा। उसकी जवान और बेवक्त मौत पर जितना गम किया जाए कम है, लेकिन अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि आखिरत में उसके लिए नेक सिले की दुआ करें। रब्बे अजीम मरने वाले के हक़ में बेहतर करेगा, जेकब ने दुआ देते हुए कहा। क्या तुम्हारे साथी को इस किस्म का दौरा पहले भी पड़ता रहा है? कैलाश ने एडगर को कुरीदने की खातिर पूछा। नहीं साहब, आज पहली बार उसकी हालत अचानक ख़राब हुई थी। बस देखते देखते उसने हज़ियान बकना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। एडगर भर्राई हुई आवाज़ में बोला, मैं फ़ौरन ही आपको खबर करने दौड़ा था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने हुआ। दौरा पड़ने से पहले उसने कुछ खाया पिया तो नहीं था? मेरा मतलब है कोई ऐसी शय जो जहरीली हो और जिसने तुम्हारे दोस्त की जहनी हालत बेकाबू कर दी हो। कैलाश ने आहिस्ता से सवाल किया। नहीं साहब, उसने दोपहर का खाना और शाम का कावा मेरे साथ ही लिया था।
एडगर ने मरने वाले को याद करते हुए कहा। हम दोनों ने 4 साल पहले बहरीव काब पर एक साथ ही मुलाजमत इख्तियार की थी। नॉर्मन को बॉडी बिल्डिंग का शौक दीवानगी की हद तक था। जो काम 4 आदमी मिलकर ना कर सकें वो उसे अकेला कर डालता था। कप्तान से लेकर निचले अमला तक के तमाम लोग उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो था भी ऐसा ही कि उसे मोहब्बत की जाए। हर वक्त हंसते बोलते रहना उसकी आदत थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है साहब जैसे मेरा एक बाजू टूट गया हो। क्या तुम्हारा दोस्त शादीशुदा था? मैंने भी गुफ्तगू में शामिल होते हुए पूछा। नहीं साहब, वो शादी के सख्त खिलाफ था। कहा करता था कि औरत वो दीमक है जो अगर तांबे को लग जाए तो उसे भी चाट जाती है। फिर तो वो अपने करीब औरत की वजूद को भी बर्दाश्त ना करता होगा, जेकब ने कहा। मुजर्रद होना बड़ी बात है। ऐसे लोग तबलीगी कामों के लिए बड़े कारआमद साबित होते हैं। काश वो कुछ दिन और जिंदा रहता। क्या तुम्हें यकीन है कि नॉर्मन की कभी किसी से दुश्मनी नहीं हुई थी? कैलाश ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए पूछा। हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त की मौत का सबब कोई पुरानी दावत हो। मैं समझा नहीं साहब। एडगर ने तेजी से चेहरा उठाकर कैलाश को वजाहत तलब नजरों से घूरा। हो सकता है किसी दुश्मन ने तुम्हारे दोस्त को काले जादू या सिफली का निशाना बना दिया हो। कैलाश के मुंह से पहली बार काले जादू या सिफली का नाम सुनकर मेरे अलावा जैकब को भी ताज्जुब हुआ था, लेकिन कैलाश की संजीदगी में कोई फर्क ना आया। वो बदस्तूर टिकटिकी बांधे एडगर को देख रहा था, जो काले जादू के नाम पर यूं चौंका था जैसे उसे अचानक कोई भूली हुई मगर अहम बात याद आ गई हो। कोई ऐसी बात जो उसके लाशऊर में महफूज थी और कैलाश के कुरीदने से शऊर के पर्दों पर उभर आई। एक लम्हे तक वो कैलाश को पलकें झपकाए बगैर घूरता रहा। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे उलझी हुई डोर का सिरा अचानक उसके हाथ आ गया हो। आहिस्ता आहिस्ता वो गैर इरादी तौर पर अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। उसके अंदर यकीनी तौर पर कोई तूफान सा उभर रहा था। जज्बात की तुगयानी ने उसके चेहरे से मगमूमियत के फीके असरात यकलख्त धो डाले थे। आहिस्ता आहिस्ता उसके एसाब में नुमाया तनाव सा पैदा हो रहा था। फिर उसने अपने होंठ के गोशे को दांतों तले रौंदना शुरू कर दिया। एडगर, कैलाश की आवाज़ आहिस्ता से उभरी। क्या मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है? जी। वो यूं चौंका जैसे अचानक किसी जज्बे ने उसे हम लोगों की मौजूदगी से कुछ देर के लिए बेखबर कर दिया हो। आपने कुछ कहा साहब? क्या तुम बदरूहों और उनके इंतकाम पर एतकाद रखते हो? कैलाश ने नए जाविये से उसे टटोलने की कोशिश की। रूह अगर जिस्म को मुतहर्रिक रख सकती है तो इंतकाम भी ले सकती है साहब। एडगर ने अपने म्यार के मुताबिक मंतक पेश करते हुए कहा। जिस्म इंतकाम ले तो तमाम दुनिया को नजर आ जाता है, लेकिन रूह के इंतकाम पर किसी कानून का अमल दखल नहीं होता। गोया डॉक्टर साहब का ख्याल दुरुस्त निकला। इस बार जैकब बोला, तुम्हारा दोस्त नॉर्मन किसी पुरानी दुश्मनी का शिकार हुआ है? शायद, एडगर होंठ चबाते हुए बोला। फिर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां जोर जोर से भींचने लगा। उसकी दोनों कनपटियों के करीब की नसें फूलकर खांसी उभर आई थी। खून की तमाजत भी चेहरे पर दो चांद हो गई थी। तुम जानते हो कि नॉर्मन का दुश्मन कौन था? मैंने एडगर की हालत को बदलते देखकर आहिस्ता से पूछा। हाँ। इस बार भी उसका जवाब बड़ा मुख्तसर मगर मायने खेज था। वह फौरी तौर पर हमारे सामने खुलकर किसी बात के इकरार से गुरेज कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात इस बात की तर्जुमानी कर रहे थे कि वह अपने दोस्त की पुरस्रार मौत के राज को पा चुका है। क्या उस दुश्मन का ताल्लुक भी बहरी उकाब से है? मैंने लोहे को तपता देखकर दूसरी जरब लगाई। मुझे अपने सवाल से मायूसी नहीं हुई। नॉर्मन यूं चौंक कर हैरत से मुझे देखने लगा, जैसे वो मुझसे जुबान खामोश से दरियाफ्त कर रहा हो कि मुझे इस बात का इल्म किस तरह हुआ। और एडगर की इस इज़तराबी कैफियत पर मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ होने लगी। मैंने जो तीर महज अंदाजे से अंधेरे में छोड़ा था वो ठीक निशाने पर बैठा था। मेरे जहन में बस यूं ही जैक्सन का ख्याल आ गया था, जिसके बारे में जहाज़ के बूढ़े कप्तान ने बताया था कि वो रूहों को बुलाने का अमल जानता है। उसने ये भी कहा था कि जैक्सन अपने इस अमल के बारे में किसी किस्म का मजाक बर्दाश्त करने का आदी नहीं, लिहाजा जहाज़ के अमले के तमाम अफराद इस सिलसिले में मोहतात रहते थे। नॉर्मन अमले के कारिंदों में सबसे ज़्यादा तनोमंद और ताकतवर था, इसलिए मुमकिन है उसने किसी मौका पर जैक्सन को मजाक में कोई बात कह दी हो जो उसे नागवार गुजरी हो। और फिर नॉर्मन ने जिस अंदाज में दीवानगी की हालत में खुदकुशी के अमल का मुजाहरा किया था, इसके पीछे भी किसी बदरू या काले जादू का हाथ नजर आया था। मौत से कबल वो यकीनी तौर पर किसी ऐसी नादीदा कुव्वत के ज़ेरे असर था जो उस पर पूरी तरह हावी थी। गर्ज ये कि मेरा अंदाज़ा ठीक ही साबित हुआ। एडगर कुछ देर तक मुझे हैरत भरी नज़रों से घूरता रहा, फिर कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी नज़र अरशे पर बाएं जाने पड़ी और दूसरे ही लम्हे वो तेज़ी से उठा और हमसे कुछ कहे बगैर तीर की तरह अपने कैबिन की तरफ वापस चला गया। जाते वक्त उसकी आंखों में खून की सुर्खियां बड़ी नुमाया तौर पर झलक उठी थीं। मैंने एडगर के जाने के बाद गैर इख्तियारी तौर पर अरशे की बाएं जानिब नज़र डाली तो खुद भी चौंके बगैर न रह सका। वहां जैक्सन इंतहाई लापरवाही से रेलिंग पर झुका खड़ा सिगरेट के कश लगाने में महव था। मुझे यह फैसला करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि नॉर्मन की मौत में किसी न किसी जाविये से जैक्सन का हाथ ज़रूर शामिल है, और एडगर उसको देखने के बाद ही हमारे करीब से उठ गया था।
मेरे अलावा जैक्सन और कैलाश ने भी एडगर के अचानक उठकर वहां से इस तरह भी हालत में जाने और अरशे पर जैक्सन की मौजूदगी को नोट किया था। आई सी, कैलाश ने कुछ सोचते हुए कहा। उसकी आंखों में तफक्कुरात के गहरे तासुरात मौजूद थे। उसकी नज़रें बदस्तूर जैक्सन पर जमी हुई थी। गोया तुम भी ये मान ले आए हो, जैकब ने मुसरत का इजहार करते हुए कहा। मुझे पहले ही शक था कि नॉर्मन की मौत गैर तबई हालात में हुई है। हमें अब संजीदगी से जैक्सन के सिलसिले में गौर करना पड़ेगा। मैं कदरे हकारत से बोला। तशखीस अगर गलत हो जाए तो मर्ज बढ़कर किसी मरीज को मौत के घाट तक पहुंचा देता है। कैलाश ने बड़े सुलझे हुए लहजे में कहा। हमें किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम जो सोच रहे हो वो गलत हो, और महज हमारी बातों ने एडगर के दिल में भी जैक्सन की तरफ से हकारत और इंतकाम के जज्बे को हवा दे दियो। ज़ाहिर है नॉर्मन की मौत ही सबके लिए पुरस्कार साबित हुई है। ऐसी हालत में नॉर्मन के करीबी दोस्तों की जहनी हालत को नॉर्मल होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन कभी कभी तोहमात की जड़ें इंसानी वजूद में अचानक इतनी गहरी और मजबूत हो जाती हैं कि एक मामूली सी मुताबिकत भी शकूक का पेश खैमा बन जाती है, और इसके बाद हालात संगीन सूरत भी इख्तियार कर जाती हैं। अगर तुम सर्जन ना बनते तो एक कामयाब मुकर्रर बन सकते थे, जैकब ने उकताए हुए लहजे में कहा। हमारे देश के नेता भी तुम्हारे ही अंदाज में सीधी सादी बातों को उलझाकर और गलत रंग देकर अवाम को बहकाने में कामयाब हो जाती हैं। मेरी मानो, सर्जरी छोड़कर लीडरी के पेशे को अपना लो। कैलाश ने जैकब की बात का कोई जवाब ना दिया, मुस्कुराकर यूं टाल गया जैसे उसने जैकब को कोई अहमियत देनी मुनासिब ना समझी हो। बहरहाल मैंने कैलाश को कायल करने की कोशिश की। इतना तो मानते हो कि एडगर जैक्सन को देखने के बाद ही हमारे पास से उठा था। 100% तस्लीम करता हूँ, लेकिन इससे यह कब साबित होता है कि नॉर्मन की मौत में जैक्सन ही का हाथ हो सकता है? कैलाश ने जिरहा शुरू कर दी। ठोस सबूत के बगैर दुनिया का कोई कानून किसी शख्स को मुजरिम या कातिल नहीं गर्दान सकता। शक को शुबा तो किया जा सकता है, जैकब तेजी से बोला। वो तो तुम्हारी ज़ात पर भी किया जा सकता है। कैलाश झिल्ला गया। हो सकता है तुमने नॉर्मन को तबलीग के जरिए अपने मजहब में शामिल करने की कोशिश की हो, और उसके इनकार पर तुमने रब अजीम से उसके हक में भयानक और हौलनाक मौत की दुआ मांगी हो, जो कबूल हो गई हो। गोया अब तुम मुझे बको मत, कैलाश ने उसकी बात तेजी से काटते हुए कहा। एडगर पर नॉर्मन की मौत ने बड़ा गहरा असर किया है, और ऐसी हालत में एडगर के जहन को एक ज़रा सी कोशिश से किसी के खिलाफ भी बासानी भरा जा सकता है। मैं तुम्हारी बात तस्लीम करता हूँ, लेकिन क्या तुम जैक्सन की ज़ात को यकसर फरामोश कर सकते हो? मैंने संजीदगी से कहा। क्या हालात के पेश नज़र उसकी ज़ात और पुरस्कार वजूद को नज़रअंदाज कर देना दानिशमंदी के मुतरादिफ होगा? तुम भी जज्बाती हो रहे हो जमाल, कैलाश ने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। ये मैंने कब कहा कि जैक्सन की ज़ात शुबा के इम्कानात से बालातर है? हो सकता है कि तुम लोगों के ख्याल के मुताबिक असल मुजरिम जैक्सन ही हो, लेकिन हमें उसके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश करने होंगे जो नॉर्मन की पुरस्कार मौत का मुतहर्रिक बने हो, और इस तहरीक में जैक्सन का हाथ भी मुलविस हो। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जैक्सन के करीब होने की कोशिश करें, जैकब ने कहा। एस्ट्रेले ने मुझे बताया था कि जैक्सन मुसाफिरों की तफरीह तबाह के लिए उनकी फरमाइश पर रूहों को बुलाने का अमल का मुजाहरा करता रहता है। मैंने जैकब की तायीद करते हुए कहा। हम भी जैक्सन से फरमाइश कर सकते हैं, बशर्ते कि तुम भी आमादा हो। आखिरी जुमले पर मैंने दीदा और दानिस्ता ज़्यादा जोर दिया था। मुझे कोई एतराज़ नहीं, कैलाश बोला। नॉर्मन की मौत के बाद मैं भी जैक्सन की ज़ात में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया हूँ। देखो वो हमारी ही तरफ आ रहा है, जैकब ने आहिस्ता से कहा।